Hello students. Now today we will start with the next chapter, that is chapter number 10, Comparative Development Experiences of India and its Neighbors. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया का विद देयर नेबर्स, इंडिया के नेबर्स के साथ, राइट। अब तक हमने चैप्टर 9 कर चुके हैं। हम चैप्टर 9 क्वेश्चन आंसर्स तुमको एनसीईआरटी ही लिखना है तुम्हारी कॉपी में, राइट। जो तुम्हारे एग्जाम का पेपर होगा उसमें तुम्हें चैप्टर्स आएंगे 8, 9, 10 प्लस फर्स्ट चैप्टर जो मैम ने करवा दिया है, राइट। नाउ कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 10. We'll start with introduction. In the preceding chapters we have studied in detail all the aspects of Indian economy. इससे पहले चैप्टर्स में हमने इंडियन इकोनॉमी के सारे एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ी है, उनकी पॉलिसीज़ पढ़ी है और डेवलपमेंट पढ़ा है। बट We know that economies of the world have been classified as developed and developing economies. हमें पता है हमारे पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमीज़ हैं उनको डिवाइड किया है, कुछ डेवलप्ड है और कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, राइट। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर के बाद नेशंस जो है बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, ठीक है, ताकि अपनी खुद की जो डोमेस्टिक इकोनॉमीज़ हैं उनको और ज़्यादा पावरफुल कर पाएँ। पोस्ट कोल्ड वार मतलब क्या, जब पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन्स चल रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड में मतलब पूरे वर्ल्ड में, जब एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन चल रहे थे, उसके बाद में नेशंस ने क्या सोचा, नेशंस वर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर डोमेस्टिक इकोनॉमीज़। वो लोग खुद की इकोनॉमीज़ जो हैं वो क्या करना चाह रही है, स्ट्रेंथन करना चाह रही है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स पे जैसे SAARC, यूरोपियन यूनियन, ASEAN, G8, G20 ये सब कुछ बनाए, राइट। Moreover, various nations are also trying to understand the development process pursued by their neighboring countries. और भी क्या कर रही है, वेरियस नेशंस जो है वो अंडरस्टैंड कर रही है अपने आसपास की कंट्रीज़ के डेवलपमेंटल प्रोसेस, कि वो लोग अपने आप को कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ को देख रही हैं, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस को कंपेयर कर रही है खुद से। लाइक इंडिया अपने नेबर से कंपेयर कर रहा है कि वो अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेस, वो खुद अपनी कंट्री में क्या डेवलपमेंटल प्रोसेस लगा रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है और उनकी क्या वीकनेसेस है। आज ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में डेवलपिंग कंट्री जो है आर फेसिंग कॉम्पिटिशन नॉट ओनली फ्रॉम डेवलप्ड नेशन बट ऑल्सो फ्रॉम डेवलपिंग नेशन। आज ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में डेवलपिंग कंट्री जो है वो कंपटीशन फेस कर रही है, सिर्फ डेवलप्ड नेशन से ही नहीं बल्कि डेवलपिंग नेशन के साथ भी वो लोग क्या कर रही है, कंपटीशन फेस कर रही हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस चैप्टर में हमारी जो नेबरहुड कंट्रीज़ है उनकी डेवलपिंग प्रोसेस को हमारी डेवलपिंग प्रोसेस से कंपेयर करेंगे। अब तक तो हमने इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की पॉलिसीज़, इंडिया के प्रोग्राम्स पढ़े। नाउ वी विल कंपेयर इट विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज़। सो इन दिस चैप्टर वी विल कंपेयर द ट्रेंड्स इन वेरियस इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया विद देयर 2 नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्या, कि इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को कंपेयर करेंगे इंडिया के और उनके 2 नेबरिंग कंट्री के साथ, जो कि इंडिया जो कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने वाली। वो 2 नेबर्स कौन से हैं, चाइना और पाकिस्तान। चाइना जो है China which has recently started moving towards a more liberal restructuring of its command economy। वहीं चाइना में वो क्या चाह रही है, एक लिबरल रीस्ट्रक्चर चाह रही है विथ अ कमांड इकोनॉमी। पाकिस्तान जहाँ पे अथॉरिटेरियन मिलिट्री सिस्टम है एज अ पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर। इन द 3 कंट्रीज़, इन तीनों कंट्री में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इसको 6 डिकेड्स हो गए हैं डेवलपमेंट करते करते, मतलब डेवलप होते होते उन्हें 6 डिकेड्स हो गए हैं, मतलब 60 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। तो वी विल वन बाय वन डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस, वी विल डिस्कस देयर स्ट्रैटेजीज, ठीक है, और डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या
स्ट्रैटेजीज रही विद देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। आज वो कितने डेवलप हो गए हैं और पास्ट में कितने थे और उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज रही है। नाउ द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, वो हम डिस्कस करते हैं। इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी उनके डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में, जैसे कि तीनों नेशन ने अपना डेवलपमेंटल पाथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट किया। इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वो एस्टैब्लिश्ड इन 1949। ठीक है, वहाँ पर चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, तो वो 1949 में सेटअप हुआ, राइट। तो ऑलमोस्ट सेम पीरियड है। फिर हर तीनों कंट्री ने अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी सिमिलर मैनर में ही प्लान की। इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में इंट्रोड्यूस किया, अनाउंस किया। पाकिस्तान ने अनाउंस किया 1956 में और चाइना ने 1953 में। मतलब इंडिया 1951, चाइना ने 1953, पाकिस्तान ने 1956 में अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो स्ट्रैटेजीज थी वो अनाउंस की। Since 2013, Pakistan is working on the basis of 11th 5 year plan development plan, that is from 2013 to 2018. China working on 13th 5 year plan. Until March 2017, India has been following 5 year plan based developmental model. ठीक है, जो इंडिया है उसने कब तक फॉलो किया? मार्च 2017 तक फॉलो किया। वहीं अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने फॉलो किया 2013 से 2018 तक, जहां उन्होंने 11th 5 ईयर प्लान तक कंटिन्यू किया। चाइना ने 13th 5 ईयर प्लान तक कंटिन्यू किया। इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रैटेजीज सच एज क्रिएटिंग लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। इंडिया और पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट सेम स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की। उन्होंने क्या स्टेप्स लिए? तो एक तो लार्ज पब्लिक सेक्टर सेटअप करने का और बहुत सारा एक्सपेंडिचर पब्लिक पे करने का, ताकि सोशल डेवलपमेंट हो। तो इंडिया और पाकिस्तान ने कुछ सिमिलर स्ट्रैटेजीज भी अडॉप्ट की कि पब्लिक सेक्टर बढ़ाने का, लार्ज पब्लिक सेक्टर करने का और साथ साथ में पब्लिक एक्सपेंडिचर करने का। टिल 1980 ऑल द 3 कंट्रीज हैव सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। टिल 1980 तक अगर हम बात करें, मतलब 1947 1949 इनका इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद टिल 1980 तक, ठीक है, उनकी सिमिलर ग्रोथ रेट थी, ऑलमोस्ट सेम टाइप की ग्रोथ रेट थी और ऑलमोस्ट सिमिलर उनका पर कैपिटा इनकम भी था। तीनों कंट्री ने क्या किया है? अलग अलग टाइप से परफॉर्म किया है। इंडिया पाकिस्तान हैव मेड स्लो एंड इरेगुलर प्रोग्रेस एज़ कम्पेयर टू चाइना। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ही जो प्रोग्रेस हुई वो थोड़ी स्लो और इरेगुलर रही है एज़ कम्पेयर टू चाइना। वहीं चाइना ने जो है मिरेक्युलस प्रोग्रेस की है। बट बिफोर वी मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3 कंट्रीज़, पहले हम चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमीज़ के बारे में जान लेते हैं। इंडिया की तो हमें पता है, ठीक है। आगे कंपैरिजन से पहले हम पहले इनकी इकोनॉमीज़ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले चाइना से स्टार्ट करते हैं। तो चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो चाइना हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पीपल। चाइना में वर्ल्ड के बहुत सारे ओल्डेस्ट पीपल रहते हैं और कंटिन्यूस सिविलाइजेशन उनकी चल रही है, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स और अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं। मोर देन 6 मिलेनिया मतलब 6 मिलियंस पहले वाले कल्चर्स फॉलो किए जा रहे हैं। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज़ PRC, कॉमनली नोन एज चाइना, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1949। ठीक है, जनरली उसे क्या नॉर्मल नाम से चाइना बोला जाता है, वैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, जो कब इस्टेब्लिश हुआ 1949 में। ज्योग्राफी की बात करें, चाइना कहाँ लोकेटेड है? तो चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया। एशिया के ईस्टर्न साइड में चाइना है, बाय द पैसिफिक इन द ईस्ट, जहाँ उनकी ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री आती है पूरे वर्ल्ड में, नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया। कनाडा और रशिया के बाद इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री आती है पूरे वर्ल्ड में, विद एन एरिया ऑफ 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो जो चाइना है
राइट, इंडिया नहीं, राइट, जो चाइना है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर कनाडा एंड रशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, दैट इज 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नाउ पॉपुलेशन और लैंग्वेज की बात करें तो चाइना जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में, और थर्ड नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ एरिया, दैट इज़ 1371 मिलियन पीपल, वो भी कब 2015 में। और ग्रोथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट 0.5% पर एनम है, मतलब हर साल 0.5% लोग बढ़ते हैं। मोस्ट लैंग्वेजेस इन इंडिया चाइना बिलोंग टू सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली स्पोकन बाय 29 इथनिसिटीज़, अलग अलग 29 अलग अलग टाइप के लोग हैं जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं। इथनिसिटी मतलब क्या, एथनिक लोग हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप से। हमारे यहाँ पे भी इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है, और ज़्यादातर लोग कौन है, सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिलीज है। देयर वर ऑल्सो सेवरल मेजर डायलेक्ट्स विद इन द चाइनीज़ लैंग्वेज इटसेल्फ, इवन चाइना की जो लैंग्वेज है उसमें लोग अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, मतलब अलग अलग वे में बोलते भी हैं। अब चलते हैं हम इकोनॉमी की तरफ। तो क्योंकि इंडिया चाइना का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, चाइना जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जैसे ही चाइना में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ पे वन पार्टी रूल था, ठीक है, चाइना में वन पार्टी रूल है जहाँ पे एक ही पार्टी रूल करती है। ऑल क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एंटरप्राइजेज एंड लैंड्स एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, जहाँ पे सारे सेक्टर्स, एंटरप्राइजेज और लैंड जो है वो कोई इंडिविजुअल ऑपरेट करता है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। अब हम पहली इकोनॉमी की पॉलिसीज़ पढ़ते हैं। पहला है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, दैट इज़ GLF। 1958 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। किसने स्टार्ट किया था, माओ। माओ वॉज द हेड एट दैट टाइम। तो माओ हैज़ स्टार्टेड दिस ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है, टू मॉडर्नाइज द चाइना इकोनॉमी। चाइना इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए एम ये था कि वो एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी बनाना चाहते थे बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करके, जहाँ ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, अब वो उसको मॉडर्न इकोनॉमी बनाना चाहते थे। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर इनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। बैकयार्ड्स मतलब पीछे की साइड जो उनके यहाँ पे जगह है, वहाँ पर उनको पीपल को इनकरेज किया कि आप वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करो। वहीं चाइना का जो रूरल एरिया था वहाँ पे कम्यून सेटअप किया गया। कम्यून मतलब कम्यून सिस्टम में पीपल को मिलकर ग्रुप में लैंड को कल्टीवेट करना है। 1958 तक 26,000 कम्यून्स हो गए थे, मतलब 26,000 ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, 26,000 ग्रुप्स थे, पीपल्स नहीं थे, 26,000 ग्रुप्स थे जो ऑलमोस्ट पूरा चाइना का फार्म प्रोडक्शन करते थे। GLF कैंपेन मेड विथ मैनी प्रॉब्लम्स, बट ये जो कैंपेनिंग थी, जो GLF प्रोग्राम बनाया था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। एक प्रॉब्लम ये थी कि एक सीवियर ड्रॉट आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा हो गया, जिसकी वजह से चाइना में 30 मिलियन पीपल्स की डेथ हो गई। अब ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन 1965 में माओ ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। देखो 1958 में चालू किया था GLF और 1965 में चालू किया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को कहाँ भेजा जा रहा था, कंट्री साइड में, मतलब कंट्री के रूरल एरिया में भेजा जा रहा था स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को कि आप जाकर वहाँ काम करो और वहाँ सीखो, ठीक है, लर्न फ्रॉम देयर। हाउएवर जब रशिया और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तब रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स को चाइना भेजना बंद कर दिया, जबकि रशिया जो है वो चाइना में अपने प्रोफेशनल्स को भेजती थी पहले, ताकि वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो चाइना को इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हेल्प कर पाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प कर पाए। जब रशिया और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स भेजना बंद कर दिए। वहीं वहाँ के जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे उनको कंट्री साइड में भेजा जा रहा था टू वर्क एंड लर्न। नाउ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। चाइना में क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, तो प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस बैक टू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 के बाद जो चेंजेस हुए हैं, जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चाइना में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ। इनिशियल फेज़ में क्या हुआ, इनिशियल फेज़ में उन्होंने एग्रीकल्चर के सिस्टम में चेंज किया और फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में चेंज किया। एग्रीकल्चर में जहाँ पहले कॉमन लैंड थी अब उसको स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड कर दी,
ठीक है, सबको उनका उनका प्लॉट दे दिया कि अब आपको ये प्लॉट, ठीक है, अब आपको इस प्लॉट पे फार्मिंग करनी है, बट ओनली फॉर यूज़, मतलब होगी किसकी ज़मीन, होगी वो चाइना की गवर्नमेंट की ज़मीन, आपको सिर्फ उसको यूज़ करके उस पर प्रोडक्शन करना है, ठीक है। सबको अपना अपना स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड दे दिया। They were allowed to keep all income from the land after paying stimulated taxes। और आप जितना भी प्रोडक्शन करोगे वो सारी इनकम आपकी हो जाएगी, सिर्फ आपको कुछ फिक्स परसेंटेज टैक्स आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इतना चेंज एग्रीकल्चर में किया गया। लेटर फेज में कुछ रिफॉर्म्स किए गए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड टाउनशिप एंड विलेज enterprises which are owned and operated by local collectives were allowed to produce goods, ठीक है। पहला तो ये कि प्राइवेट सेक्टर्स और जो विलेज के लोग हैं उन लोगों की भी अलाउ कर दिया कि अब आप भी गुड्स प्रोड्यूस करो, अब आप भी अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप करो। एट दिस स्टेज इंटरप्राइजेज ऑन बाय द गवर्नमेंट वर मेड टू फेस कॉम्पिटिशन। मतलब क्या हुआ, पहले जो सारी इंडस्ट्रीज थी विच इट वर ओन बाय द गवर्नमेंट, सारी इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट की थी। अब लेटर फेज में क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स विलेजेस उन लोगों को भी बोल दिया कि आप लोग भी अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करो और गुड्स को प्रोड्यूस करो। नाउ ड्यूअल प्राइजिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। हमारे यहाँ पे भी यही हुआ कि पहले पब्लिक सेक्टर सारी इंडस्ट्रीज रन करती थी, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स को भी होल्ड दे दिया गया। ड्यूअल प्राइजिंग इन रिफॉर्म प्रोसेस, फिर रिफॉर्म प्रोसेस में ड्यूअल प्राइजिंग भी अडॉप्ट की, जो कि 2 वे से हो जाता था, जहाँ पे प्राइजेस को फिक्स किया जाता था। फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फिक्स कर दिया गया कि आप इतने में ही बाय कर सकते हो और इतना ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेल कर सकते हो, ठीक है। वो भी कौन सी, द प्राइजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो प्राइजेस फिक्स किए उतना ही आप सेल कर सकते हो, उतनी ही क्वांटिटी में आप सेल कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए थे। और अदर ट्रांजैक्शन के लिए इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं आपको मार्केट से ही परचेज करने पड़ेंगे और मार्केट में ही सेल करना पड़ेगा। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सेटअप किया गया चाइना में, जो कि इंडिया में भी सेटअप किया गया है, वैसा का वैसा चाइना में भी सेटअप किया गया। राइट नाउ ऑफ पाकिस्तान वी विल डिस्कस टुमारो।